Aam Aadmi Party in Mumbai, a man who's worked tirelessly for the slums. यहाँ के जितने झोपड़पट्टी वासी हैं, जितने गरीब गुरबा लोग हैं, उनके लिए जिस शख्स ने जबरदस्त तरीके से काम किया है, वो इस वक्त हमारे साथ हैं महमूद देशमुख साहब। महमूद देशमुख साहब, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। तो इसके पहले आपको आवाज आ रही है सर? जी सर, जी हाँ महमूद देशमुख साहब, इसके पहले कि हम लोग मुंबई की बात करें कि मुंबई में किस तरीके से प्रीति शर्मा मेनन जी के नेतृत्व में आप सब लोग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, मानना पड़ेगा। मतलब इंडिया अलायंस तो अब खत्म हो गई ना, मतलब तकरीबन जिस तरीके से नीतीश कुमार जी चले गए, ममता बनर्जी ने भी कर दिया कि भाई टाटा कर दिया, और दिल्ली में मैं ये समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने मतलब इतनी दिलेरी दिखाई कांग्रेस को ऑफर देने के लिए, और कांग्रेस ने मना कर दिया। मुझे लगता है कांग्रेस तो खैर पता नहीं क्या चाहती है, मुझे मालूम नहीं है, ये तो आप बताएंगे। आप पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। महमूद देशमुख साहब बताएं। देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार के जाने से इंडिया अलायंस खत्म हो गया, ये कहना मतलब एक मतलब जोक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार चले गए तो उन्होंने अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी खत्म कर ली है। अब ऐसा है कि जो लोग जो सेक्युलर जो फोर्सेस जो थी उनके साथ में जो सेक्युलर वोट है, वो नीतीश कुमार पे भरोसा करेगा क्या? कल तक एनडीए के साथ थे, फिर वो यहाँ पे आरजेडी के साथ आ गए, फिर वापस बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो उन्होंने अपना खुद का अस्तित्व खत्म कर लिया, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया नीतीश कुमार जी ने। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अभी चुनाव सामने है। देखिए कि अभी एक महीने के बाद हो सकता है कि मार्च के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आ जाएगा इलेक्शन का, आचार संहिता लग जाएगी, और उसके सामने अगर ये खेल हो रहा है, ये सारा देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और उसी का एक हिस्सा है ये, जो नीतीश कुमार को उन्होंने ब्लैकमेल करके अपने साथ फिर से मिला लिया। तो मैं नहीं समझता हूं कि उसका कोई असर होगा और इंडिया अलायंस के ऊपर कोई नुकसान होगा। तो और ये आने वाले कल में आपको दिखाई देगा। रही बात ममता बनर्जी की, तो मेरे जानकारी में शायद ममता बनर्जी का ये कहना है, उनको एक कॉन्फिडेंस है कि मैं मेरे बलबूते पे वहां पर सीट निकाल सकती हूँ। और कांग्रेस का ये इशू है, वो कांग्रेस उसके ऊपर उनके साथ में बातचीत कर रही है, डायलॉग्स उनके चालू है। हो सकता है उसमें रास्ता निकलेगा, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार के जाने से अगर आप ये सोचेंगे कि बहुत कुछ बदल हो जाएगा, तो ऐसी कोई बदलाव की कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं समझता हूँ। मगर केजरीवाल जी भी मान तो नहीं रहे, केजरीवाल जी भी प्रेशर कर रहे हैं। जहां दिल्ली और पंजाब में सीट शेयरिंग वाली बात है, वहां आप में और कांग्रेस में डिस्प्यूट है, देयर इज अ डिस्प्यूट। और ये सीमित यहां पर नहीं है, आप साउथ में देखेंगे वाईएसआर शायद नहीं जुड़ेंगे, केसीआर शायद नहीं जुड़ेंगे। स्टैलिन एक जेन्युइन पार्टनर है, सालों साल कांग्रेस के साथ रहा है, यूपीए के साथ रहा है। बाकी आप भी तो प्रेशर ही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी भी तो दबाव ही डाल रहे कांग्रेस पे। तो ये अगर अलायंस होता, बिकॉज अभी तक सीट शेयरिंग तो हुआ नहीं, अब तक 2 महीने 3 महीने कभी इलेक्शन डिक्लेयर होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, अभी आपने केसीआर का नाम लिया, आपने वाईएसआर का नाम लिया, तो ये कभी भी मतलब इंडिया अलायंस का या कांग्रेस के साथ में नहीं रहे। ये तो ये एनडीए के साथ में रहे हुए लोग हैं। फिर साउथ में क्या प्रेजेंस है फिर स्टैलिन को छोड़ के? देखिए साउथ में स्टालिन है, अब कर्नाटक में भी तो कांग्रेस मजबूत है, कर्नाटक में है। साउथ में भारतीय जनता पार्टी कहाँ है, ये आप बताइए ना सर। साउथ में, पूरे साउथ में बीजेपी कहीं नहीं है, बल्कि अभी तेलंगाना कांग्रेस के पास आ गया हुआ है। एक तरीके से वहां पे तो साउथ में तो एनडीए कहीं भी नजर नहीं आता है। मगर क्या आपको लग रहा है वाईएसआर केसीआर जब बोल रहे हैं आपके साथ नहीं है, तो किसके साथ है फिर? वो तो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। हाँ, तो जाने दीजिए ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए कैसा है, इंडिया अलायंस में पहले से नहीं थे, तो अब उनसे उम्मीद क्या करेंगे? वो जहां है वहीं पे रहेंगे। जब केसीआर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे, अब तो नहीं है, जब तब थे तब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस के साथ, मगर जिस प्रकार से केजरीवाल जी का बातचीत है कांग्रेस को लेकर, उसे नहीं लग रहा कि ये गठबंधन के रास्ते पे जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए हर पार्टी अपने अपने लेवल पे बार्गेनिंग करती है ना। अभी से आप आप जजमेंट मत लीजिए
कि मतलब ये अलायंस नहीं होगा या केजरीवाल जी साथ नहीं देंगे। देखिए पंजाब में हमने हमारे बलबूते पे सत्ता लाई है ना। 92 93 सीट्स हमारे वहां पे है। हमारा काम है, पंजाब में हमारा काम बोल रहा है, तो हमारी तो कोशिश ये रहेगी कि भाई हम हमारे बलबूते पे चुनाव लड़ ले। जहाँ पे कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस क्या हमको मतलब सीट शेयर में मतलब पार्टनर बनाएगी क्या? नहीं बनाना चाहेगी। तो ये कांग्रेस को भी समझने की जरूरत है जहां जिसकी ताकत है। देखिए एक फार्मूला ये तय हुआ था कि भाई जिसकी जहां ताकत है उसको वहां पे इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए। तो हमारा पंजाब और दिल्ली में हमारी अपनी ताकत है। दिल्ली में हम 3 बार के मतलब सत्ता में, हम 3 बार में सत्ता में आए हुए लोग हैं। पंजाब में हमने अपने बलबूते पे सत्ता बनाई हुई है। तो जहां वहीं पे हम मांग रहे हैं ना कि भाई यहाँ हमारी ताकत है, तो यहाँ पे हम हमारे बलबूते पे लड़ेंगे। बल्कि कांग्रेस ने बड़ा दिल करके ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है पंजाब और दिल्ली में आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अगर ममता जी मतलब वेस्ट बंगाल में कहती है तो इन्होंने कहना चाहिए कि आप वहां आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। ये कांग्रेस को सोचने की जरूरत है सर। जी दुरुस्त बात है। सोचेंगे कब? वक्त का है, अब वक्त का है सोचने का। 2 महीने में चुनाव है। अब राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा, ज्यादा वक्त लगेगा उसी में, और उसी में कांग्रेस अपने मोबिलाइज करके कंसोलिडेट कर रहे हैं पोजीशन। मगर हम लोग बजाज साहब हम लोग चाहते हैं कि 53 से लेके जो थोड़ा बहुत है आप 270 तक पहुंचे तो ये अच्छा फाइट हो जाता, बीजेपी को अच्छा फाइट हो जाता। मगर हम भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, पूरे पब्लिक देख रहे हैं, पूरे जितने ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स है वो देख रहे हैं कि कोई संघर्ष नजर नहीं आ रहा। 53 से लेके 270 तक हम लोग कितने भी जोड़े और जुड़ नहीं रहा है। नहीं, मुझे आप बताइए सर, सुनिए प्रदीप जी। हाँ हाँ। आप मुझे बताइए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सीट बढ़ेगी या घटेगी? उतनी आएंगी गुजरात के अंदर, दिल्ली में उतनी आएंगी, जितनी पहले आई थी उतनी आएंगी। यानी लोकसभा की सारी सीटें बीजेपी को जाएंगी सर। बीजेपी सारी सीटें जीतेगी सर, मेरा अनुमान है। ये आपका अनुमान है ना? अनुमान है सर, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अगर समझौता नहीं होता तो आप दोनों एक दूसरे के वोट काटेंगे। अगर आपका समझौता हो जाता है तो फिर कोई बात बनती है। हमारा समझौता होगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, हमारा समझौता होगा। दिल्ली में 7 सीट हम जीतेंगे, हरियाणा में भी हम जीतेंगे, पंजाब में भी हम जीतेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं हमारा लॉस कहीं नहीं है। आज बीजेपी गुजरात में लॉस होगी, बीजेपी राजस्थान में लॉस होगी, बीजेपी को मध्य प्रदेश में लॉस होगा। माइनस तो इनका होना है, क्योंकि जो इन्होंने 100 एंड लास्ट टाइम जो है 25 के 25 सीट जीत गए गुजरात में, राजस्थान में 26 जीत गए। तो आज ऐसा है कि यहाँ पे बढ़ने सीट तो बढ़नी नहीं है इनकी, बल्कि कम होगी। और सर पिछली बार जब चुनाव हुए, एक सेकंड, पिछली बार जब चुनाव हुए 2019 में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीटें जीती दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी को 56.9% वोट मिले, यानी तकरीबन 57% मिले। कांग्रेस को 22.5% मिले और आम आदमी पार्टी यानी आपको 18.1% मिले। अगर हम कहते हैं कि उतने ही अगर वोट वैसे के वैसे भी रहे तो भी आप भारतीय जनता पार्टी से आगे नहीं निकलते। फिर भी आप जो हैं तकरीबन 44% पर ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 57% वोट मिले सर पिछली बार दिल्ली में। तो अगर आप साथ में भी आ जाएं, अगर आप लोग साथ में भी आ जाएं तो भी आप बीजेपी का वोट परसेंटेज पिछली बार जो मिला था उसको क्रॉस नहीं करते। सर बताएं। ऐसा है 2019 के बाद में बहुत सारा मतलब ब्रिज के नीचे से पानी बह गया है। उसके बाद ही हमने एमसीडी उनसे खींच के ले लिया है। आज दिल्ली के अंदर 2019 के मुकाबले में दिल्ली में हम काफी मजबूत हुए हैं। एमसीडी के माध्यम से भी बहुत ज्यादा अच्छा हम काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ 10,000 का मतलब हम लोग वहां पे मतलब आईसीयू बेड करने जा रहे हैं। 16,000 आईसीयू बेड मतलब बनेंगे, है ना, मतलब हॉस्पिटल्स बनने जा रहे हैं। आज इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश में अगर काम अच्छा हो रहा होगा तो वो दिल्ली में। तो आप 2019 को 2024 से कंपेयर मत कीजिए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर आज की तारीख में 19 का मसला अलग था और आज 2024 के अंदर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। और मुझे उम्मीद है अगर कांग्रेस अगर साथ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, हम साथ उनके साथ सीट हम जीतेंगे।
सर जहां तक के दिल्ली की असेंबली इलेक्शंस और एमसीडी का प्रश्न है, वहां पर कोई भी आम आदमी पार्टी का हाथ नहीं पकड़ सकता। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि दिल्ली की जनता जो है वो लोकसभा में आम आदमी पार्टी का साथ क्यों नहीं देती, मुझे मालूम नहीं है। पंजाब में देगी। नहीं सर, अभी बदलाव आएगा ना, अब बदलाव आएगा। चलिए, आपको हमारी शुभकामनाएं। आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए साहब। देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब ही बदलाव होता है, लोकतंत्र का मतलब ही बदलाव होता है। अगर बदलाव नहीं आएगा तो मतलब लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, सीधी सादी बात है। नहीं, परिवर्तन संसार का नियम है जी, परिवर्तन संसार का नियम है। 2024 में लोग परिवर्तन करके दिखाएंगे जी। क्योंकि आपको पिछली बार 2020 में, देखिए साहब, 2019 में, प्रदीप जी सुनने वाली बात है, द आम आदमी पार्टी गॉट जस्ट 18.1% ऑफ द वोट इन द लोकसभा इलेक्शन। सिर्फ 18% वोट आए थे उनके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे की पूरी सारी सीटें जीत गई थी साहब। भारतीय जनता पार्टी वन ऑल द सीट्स। तो मेरा यह कहना है कि उसी 2020 में वही आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट मिले एंड दे वन 62 सीट्स एक साल के अंदर अंदर। मतलब दे वन 62 सीट्स, बीजेपी वन 8, कांग्रेस को एक भी असेंबली सेगमेंट में जीत नहीं मिली। एक भी सीट नहीं है कांग्रेस की इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी के 8 हैं। अब खैर आम आदमी पार्टी की शायद 61 रह गई हैं, क्योंकि जैन साहब उस तरफ चले गए। हमारे जैन साहब जो हुआ करते थे, आज की तारीख में वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े स्पोक्स पर्सन बन गए हैं और सबसे ज़्यादा अटैक करते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ। तो ये आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि भाई ये क्या बात है कि लोकल इलेक्शन में आप जीतते हैं, लोकसभा इलेक्शन में आप नहीं जीतते। ये आपको जरा सोचना पड़ेगा। दोनों बार हुआ है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं ये क्योंकि ये दोनों बार हुआ है। इसके पहले भी 2015 में भी हुआ और 2020 में भी हुआ। महमूद साहब, नहीं ऐसा है ना, इसीलिए कह रहा हूं कि 2020 के पहले एमसीडी हमारे पास नहीं थी। लोग ये कहते थे कि भाई 15 साल से एमसीडी में बीजेपी बैठी है तो एमसीडी आएगी, लेकिन एमसीडी भी हमने भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खींच लिया है। लोगों ने काम देखा है, लोग काम देख रहे हैं, और अब जब असेंबली में लोग काम देख रहे हैं, विधानसभा का काम देख रहे हैं, राज्य सरकार का काम देख रहे हैं, कारपोरेशन का जब काम देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग ये देखेंगे और सोचेंगे, और लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश करेंगे, जिताने का काम। तो अभी मुंबई का क्या सर, ये बताएं। अभी मुंबई में आते हैं वापस, अपना शहर है, आपका भी, मेरा भी, प्रदीप जी का भी, हम सबका शहर है। हमारे ज्यादा दर्शक जो हैं, सबसे ज्यादा दर्शक जो हैं मुंबई के ही हैं। दिल्ली में भी हैं, थोड़े बहुत हैं इधर उधर, लेकिन मुंबई के दर्शक सबसे ज्यादा देखते हैं उनको। तो सर अभी मुंबई में कांग्रेस पार्टी ने एक नया स्लम सेल बनाया है, उसके सुरेश चंद्र राजन जी हैं, वो देख रहे हैं उसको। अब वो कहते हैं कि वो न्याय दिलवाएंगे सारे स्लम डवेलर्स को। वो कहते हैं कि पिछले 15 साल से 20 साल से उनको न्याय नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो भाई मुझे तो जहाँ तक याद है कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पे 1999 से लेकर के 2014 तक। तो वो 15 साल उनकी सरकार क्या कर रही थी, ये तो आप बता सकते हैं सबसे ज़्यादा, महमूद देशमुख साहब। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो क्या है वो स्लम सेल जो है वो न्याय दिलवाएगा स्लम डवेलर्स को? बजाज साहब, एक अच्छा मजाक है, जैसे अभी आप भी जानते हैं और मैंने तो कांग्रेस को नजदीक से मैंने भी देखा है। अरे आप थे वहीं पे, आपने देखा क्या है? आप तो उसके विक्टिम रहे सर। आपके खिलाफ तो न जाने कितनी साजिश हुई है। बस आप इसके गवाह हैं जी। बरोबर है जी जी। तो कैसा है ना, पहली बात तो ये जो महाशय जो आए हैं स्लम सेल के अध्यक्ष बनकर, ये उन बातों से शायद अनजान होंगे जी। इनसे पहले ये कहिएगा कि ये जो स्लम डवेलर्स की बात आप करते हो, न्याय दिलाने की बात करते हो, तो जुल्म करने वालों की भी जो फहरिस्त है ना, वो पहले चेक कर लो, उसमें आपके ही लोग ज्यादा नजर आएंगे। आज मतलब कांग्रेस ने वाकई, देखिए झोपड़पट्टी, ठीक है काम अच्छा हुआ है, मैंने कहा कई काम मतलब अच्छे भी हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उजाड़ने का जो काम हुआ है या तकलीफ देने का काम हुआ है तो कौन कर रहा है, उनसे पूछिए ना, वो नहीं जानते क्या, या शायद अनजान होंगे। उनके ही लोगों ने मतलब लोगों को तकलीफ देने का काम किया है। आज हमारे बैंड्रा ईस्ट विधानसभा की बात करता हूं, आज भारत नगर को उजाड़ने का काम किसने किया? कृपाशंकर सिंह पालक मंत्री थे, सुन रहे सर? बोलिए। भारत नगर में भारत नगर के रहवासी कन्वेंस मांग रहे थे,
कृपाशंकर सिंह मतलब इस राज्य के उस वक्त पालक मंत्री थे, उनसे कहा गया था, लोगों ने कहा था कि भाई इस लैंड का कन्वेंस हमारे नाम कीजिए, जो भी चार्ज होगा, जो भी पैसा होगा, हम सब भरने के लिए तैयार हैं। नहीं किया उन्होंने। मुंबई बोर्ड का चेयरमैन बाबा सिद्दीकी रहा, नहीं किया। दत्त साहब आपके एमपी रहे, नहीं हुआ। आज वो दीवान के गले में डाल दिया इन लोगों ने, दीवान के मुंह में डाल दिया सब पूरा भारत नगर। उसका नतीजा आज ऐसा हुआ कि पूरा भारत नगर आज उजड़ रहा है। आज वहां पे अदानी लोगों को उजाड़ने पे लगा हुआ है। चूना भट्टी सांताक्रूज का किस्सा आप जानते ही होंगे। आज भी भारत नगर में लोग परेशान हाल है, इसकी देन है ये। तो ये जो कहते हैं कि भाई हम करेंगे, क्या करोगे भाई, जब सत्ता में थे तब तो नहीं किया लोगों ने। और ये शिकायत तो मैंने ऊपर भी कही दी थी। सुनिए, आज झोपड़ी धारक जो है जाता है, जब परेशान होता है तो किसके पास जाता है? वो किसी नेता के पास जाता है, वो विधायक के पास जाता है, या है ना। तो वो विधायक पहले ही किसी बिल्डर के जेब में बैठ गया होता है, तो उसकी सुनवाई नहीं होती है। फिर वो पब्लिक की कोई सुनता नहीं है, तो पब्लिक जाए कहां पे? कोर्ट में जाने की उसकी ताकत नहीं होती है। तो गरीब आदमी तो ऐसे ही पीसा जा रहा है। लेकिन एक चीज है यहाँ पर हम लोगों ने खुद देखा है, प्रदीप जी और मैंने, हमारी पूरी नेशन नाउ चैनल में, कि आम आदमी पार्टी अग्रसर रही है तकरीबन हर जगह पे जहां पर लोगों को उजाड़ा गया है और उनको रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन नहीं मिला, जहां पर उनका पुनर्वसन नहीं हुआ है, वहां आप ही के लोग, एक तो आप हैं, बाकी अलग लोग हैं, हमारे पाठमुख साहब हैं, बाकी अलग अलग लोग हैं, सब लोगों ने पूरी जी जान से झोपड़पट्टी वासियों की सेवा करी है, वो तो मानना पड़ेगा। और अभी फिर धारावी का क्या स्थिति है सर, वो जरा बताएं अभी महमूद देशमुख साहब। धारावी तो देखिए, अभी आप भी जानते हैं धारावी के बारे में। वो अब अदानी तो सरकार के दामाद है, वो तो अपना काम करेंगे जी। अभी कांग्रेस शायद एक 4 तारीख को वहां मोर्चा, विशाल मोर्चा कुछ प्लान कर रहे हैं। आप तो पार्टनर ही हो इंडिया अलायंस का धारावी को लेकर। देखिए, हम तो विरोध करेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे। जनता अगर चाहती है, जनता को भी बाहर निकलना पड़ेगा। मेरा यही कहना है कि सिर्फ हमारे लड़ने से कुछ नहीं होगा। जिनकी लड़ाई है, उस धारावी के जो लोगों की लड़ाई है, उनको भी बाहर निकलना होगा। अगर वो बाहर आएंगे तो लड़ाई मतलब लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर मतलब लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। और मैंने कहा ना कि ये अदानी मतलब ये जो सरकार बैठी है, वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, ये अदानी के लिए काम कर रही है। तो आज हम तो सत्ता के बाहर है, हम कितना उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब इसमें लड़ाई के अंदर मतलब कामयाबी मिलेगी। लेकिन डिपेंड करता है भारत और धारावी की जो भी जनता है वो बाहर निकले, रास्ते पे निकले, तो इसके अंदर हमको कामयाबी। महमूद देशमुख जी, आज के तारीख में प्रकाश अंबेडकर जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक नया और टॉल मराठा लीडर जो है एकनाथ शिंदे जी बनकर निकले। ये पूरे जो एपिसोड में, जो रिजर्वेशंस के एपिसोड में, मराठा रिजर्वेशन में एकनाथ शिंदे जी अनटच्ड, अनमैच्ड टॉप के मराठा लीडर बन गए। ये सब मराठा लीडर को पीछे छोड़कर वो अपने आप में एक जगह बन गया है एकनाथ शिंदे जी। तो एकनाथ शिंदे जी जगह बन गए मराठाओं का। ओबीसी छगन भुजबल इनके गठबंधन में है देव फडणवीस जी के साथ, अजित पवार जी है। तो आप ये पूरे कैसे देखते हो, कहां बचा दूसरे लोगों को जगह? मराठा इनके साथ, ओबीसी इनके साथ, दलित इनके साथ, ब्राह्मण इनके साथ, तो जगह आपको क्या लग रहा है, कहां आप करोगे क्या? नहीं, आप किस सिलसिले में बात कर रहे हैं ये मैं समझ नहीं। मराठा रिजर्वेशन की आप बात कर रहे हैं, तो ये किसने कहा कि एकनाथ शिंदे लीडर बन के उभरे? वो तो मनोज जरांगे पाटिल मराठा समाज का लीडर बन के उभरा हो। ये पूरी क्रेडिट अगर किसी को जाती है तो वो मनोज जरांगे पाटिल को जाती है, न तो एकनाथ शिंदे जी को जाती है, न तो देवेंद्र फडणवीस जी को जाती है। प्रकाश अंबेडकर जी बोल रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर जी का देखिए, प्रकाश अंबेडकर जी क्या कहते हैं मैं नहीं जानता। और ये गलतफहमी है, अगर कोई ये कहता है कि भाई ये मराठा समाज का ये नेता है, ओबीसी समाज का ये नेता है, अपने आप को कोई नेता भले लगाए। देखिए, मैं भी महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, मुझे मालूम है कि कौन किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है, आप समझे।
और अगर वाकई में इनके साथ में लोग होते तो मैं समझता हूं जरांगे पाटिल को मुंबई तक आने की जरूरत नहीं पड़ती, एकनाथ शिंदे जी उनको पहले रोक सकते। और अभी भी मैं ये कहता हूं कि मुझे डाउट है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे डाउट है कि मराठा समाज के भावनाओं से एक खेला जा रहा है। सिर्फ सामने चुनाव है, ये एक आश्वासन दिया गया है। अब बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी ने इनको आश्वासन दिया है क्या कि हम कब से ये इंप्लीमेंट कब से करेंगे? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। वो एक सीधे साधे आदमी के साथ में सीधे से एक मनोज जरांगे पाटिल जो है एक अच्छा इंसान, एक सीधा भोला भाला इंसान है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है। उनकी भावनाओं से खेलने का काम ये राज्य सरकार कर रही है, ये मेरा आरोप है। और आप देखते रहिएगा आने वाले कल में खुद मतलब मनोज जरांगे पाटिल कहेंगे कि मेरे साथ में धोखाधड़ी हुई है। ये जगह जगह अफवाहें चालू कर भारतीय जनता पार्टी की सीए 7 दिनों के अंदर इंप्लीमेंट होने वाला है। अब सीए, अब राम मंदिर, मराठा रिजर्वेशंस, ये सीए, तो आप क्या देख रहे हैं? पूरे इलेक्टोरेट पूरा पोलराइज हो गया है, हो जाएगा ये चुनाव से पहले। सर ये यही गलतफहमी है। सुनिए, ये पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हर कदम पे पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की मतलब जो प्राण प्रतिष्ठा का जो इन्होंने कार्यक्रम किया, वो भी मतलब शंकराचार्य विरोध कर रहे थे। उसके बावजूद मतलब इस देश के अंदर जो 4 सर्वोच्च मतलब धर्मगुरु है शंकराचार्य जी, इनका विरोध होते हुए भी उनको साइडलाइन करके इस देश के प्रधानमंत्री वो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम करते हैं, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में, वोटों का पोलराइजेशन करने के चक्कर में। उसमें जब उनको लगता है कि हम कामयाब नहीं होते हैं, वो फिर अलग अलग तरीके के मतलब रूमर फैला के दंगा फसाद करवाने की उन्होंने कई जगह पे कोशिश की है। अब उसके बाद जो आपने सीएए की बात की है, सिटीजन्स है ना अमेंडमेंट एक्ट की जो बात कर रहे हो, तो ऐसा है ना, देखिए उसका मेन बात तो एनआरसी है। एनआरसी जो है वो एनआरसी पहली बात तो आर्टिकल 14 संविधान का जो आर्टिकल 14 है, ये राइट्स देता है, सभी को समान अधिकार देता है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज ये भेदभाव की ये हर फील्ड में, हर सेक्टर में ये फेल्यूर है, ये गवर्नमेंट फेल्यूर है। ये अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए इन्होंने राम मंदिर का मसला लाया, वक्त से पहले प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा लाया, अब ये एनआरसी और सीए की बात कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, एनआरसी के माध्यम से जो है, आपको मालूम है लोग कितने इफेक्टेड होंगे? आज 30 मिलियन लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं इस देश के अंदर, जिनके पास कोई जमीन नहीं है। जिनके पास जमीन नहीं है वो अपने डॉक्यूमेंट्स कहां से प्रोवाइड कर पाएंगे? 17 मिलियन जो है वो होमलेस है, जो फुटपाथ पे रहते हैं, कोई ब्रिज के नीचे रहता है, कोई कहीं मतलब रास्ते पे रहता है, जो रैन बसेरा जैसे जगह पे रहते हैं। उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आप मुझे बताइए। 150 मिलियन लगभग लोग जो है, जो बंजारा समाज जिसको भटका समाज बोलते हैं, भटकी जमात बोलते हैं, है ना, वो उनके पास तो कोई ठिकाना नहीं। आज इस गांव कल उस गांव है, उनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे आपको? और खास करके जो मतलब लगभग 80 मिलियन लोग हैं, जो ट्रिब्यूनल है, ट्राइब है, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, आदिवासी समाज है। अब तो मैं समझता हूं ये ज्यादा होंगे, 12-13 करोड़ के ऊपर लोग हैं आदिवासी समाज, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जबकि मूल निवासी, इस देश का मूल निवासी अगर कोई है वो आदिवासी समाज है। आज उनके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और 1970 का जो सर्वे कहता है, आपको बताता हूं लिटरेसी के मामले में, कि 66% लोग जो है वो इलिटरेट हैं। अगर जो स्कूल ही नहीं गए, तो अगर 1970 के हिसाब से अगर 66% इस देश के नागरिक बच्चे अगर स्कूल नहीं गए, तो उनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट्स मिलेगा? स्कूल का सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? तो सर वो तो 53 साल पहले की बात कर रहे हैं, 53 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, अभी तो उसमें। लेकिन आपका कानून क्या कह रहा है? नहीं, आप सुनिए, सिटीजन आपका क्या कहता है? सिटीजन रजिस्टर एनआरसी क्या कह रहा है? 1955 का एक्ट लागू कर रहे हैं ना। 1 जुलाई 1987 के पहले और 1950 के बाद के लोग जो है वो माने जाएंगे। तो ये तो आ रहा है ना 1970 के इसके अंदर सर्वे में। तो आप मुझे बताइए, इतने लोगों को बाहर रख के आप किस तरीके से मतलब एनआरसी लागू करेंगे? तो उनके डॉक्यूमेंट क्रिएट किए जाएंगे, उनके डॉक्यूमेंट बनाएंगे फिर, और क्या? क्योंकि हर एक के पास आधार कार्ड तो है ही। बनेंगे डॉक्यूमेंट। सर ऐसा है, देखिए गरीब आदमी पीसा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ मुसलमान को तकलीफ होगी ऐसी कोई बात नहीं है।
यहाँ पे हिंदू होगा, मुसलमान होगा, दलित होगा, ओबीसी होगा, आदिवासी होगा, ये सभी पीछे जाएंगे। आज मुझे बताइए ना, आज हमने अभी 2019 में जब कोरोना आया, कोरोना के समय में हमने देखा है कि लोगों को कितनी मुसीबतें आई, कितनी तकलीफ आई। उस वक्त ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हुआ, लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी, रेमडेसिविर की दवाई नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो गया था, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। तो जो ये बेसिक जो इश्यूज है उस पे काम करने की आवश्यकता है, न कि ये एनआरसी और सीए जैसे मुद्दों पे काम करने की जरूरत है। ये तो सिर्फ एक ढकोसला है, वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए ये हरकत कर रहे हैं, ये ओछी हरकत कर रहे हैं, और इसके अंदर करोड़ों रुपया जाने वाला है, सरकार का भी जाएगा, पब्लिक का भी जाएगा। आसाम में मेरी जानकारी के हिसाब में, आसाम में जो मतलब इन्होंने जो एनआरसी और सीए के बारे में जो इन्होंने सर्वे करवाया था, उसके पीछे 1600 करोड़ रुपया लगभग मतलब गवर्नमेंट का खर्चा हुआ, और 8000 करोड़ रुपया जनता का खर्चा हुआ। आप मुझे बताइए, पूरे देश का अगर ये करना है, इनको सेंसस सर्वे करना है, तो इसके पीछे कितना करोड़ों रुपया, कितना लाखों करोड़ रुपया खर्चा होगा। लोगों को अपना काम धंधा छोड़ के मतलब इसके लिए लाइन लगाना होगा। अब मुझे एक बात बताइए, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं वोट देता हूं, अब आप नेता बनते हो, इस देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, एक वोट के वजह से अगर वो बनता है, तो हमें जो वोट देने वाला नागरिक है वो नागरिक नहीं कहलाएगा? जिसके पास आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, पासपोर्ट के बेस पे वो दुनिया घूमता है, लेकिन आप उसको बोलते हो कि आप नागरिक नहीं हो। जी, ये कौन सी मानसिकता है आपकी? हाँ जी, दुरुस्त तो बात। बदल दीजिए। लेकिन इसके ऊपर लेकिन इसके ऊपर अभी बहस होगी सर, इसके ऊपर अभी बहस होगी। जरूर करिए सर। एनआरसी और आर्टिकल 14 ने जो राइट्स दिया है सभी को समान, फाइनली तो आई उसका थिंक मतलब आप आई थिंक द सुप्रीम कोर्ट विल हैव द लास्ट वर्ड ऑन दिस। मुझे ऐसा लगता है आखिरी शब्द जो है इसके ऊपर, आखिरी जजमेंट जो है वो उच्चतम न्यायालय की आएगी एनआरसी के ऊपर। बट इट इज समवॉट वरिंग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें लोगों को फिक्र करने की जरूरत है। जी नहीं सर, लेकिन ऐसा है, एक बात सोचिए ना, आज हमारे देश में एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर आदमी को एक उम्मीद सिर्फ न्यायालय से है, जुडिशरी से है, वो सुप्रीम कोर्ट, बराबर है ना? तो मुझे आप बताइए, ये ब्यूरोक्रेट्स किस लिए बैठे हुए हैं? ये विधानमंडल किस लिए है? सांसद, एमएलए, मुख्यमंत्री किस लिए है? ये मंत्रिमंडल किस लिए है? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किस लिए है? अगर हर मामले के लिए, अगर इस लोकतंत्र में अगर देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगर फेल्यूर है, तभी तो लोगों को मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। यहाँ पे ब्यूरोक्रेट फेल्यूर है ना, पॉलिटिशियन फेल हो जाता है, और आदमी को इस देश के सर्वसामान्य नागरिक को अगर इस देश में अगर उम्मीद है इंसाफ की, तो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय से है। ये मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब घातक है, लोकतंत्र के लिए खतरा है ये। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच महमूद देशमुख जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि 4 तारीख को जब धारावी में मोर्चा निकलेगा तो शायद आप भी उसमें शरीक होंगे। आफ्टर ऑल ऑफ यू आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस। उम्मीद करते हैं, उम्मीद कर दुनिया कायम है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। दुनिया कायम है सर, हम और आप कायम है। नमस्कार। नमस्कार। महमूद देशमुख साहब, he is not very happy with the way things are going. Naturally, he is not very happy, especially where the NRC is concerned. In the NRC, the government really has to take a call on what they need to do. But I tell you what, the old conditions that were imposed, I don't think they'll apply anymore, because now everybody has been more or less identified as to who they are, what they are. Everybody has an Aadhaar card. Everybody has some form of identification or the other. So I don't think the problem will be that much. And if there is a problem, Pradeep ji, it will be across the board. It will be for everybody, not just for one class of people. As Mahmood Deshmukh Sahab rightly said, it won't be just the Muslims who are going to be troubled. It's going to be everybody. That's it. So I don't know why people think that NRC is against Muslims. It isn't. NRC is a national register of citizens. We need to know who our citizens are. We are the only country in the world, civilized and democratic country in the world, that does not know what makes a citizen. By the way, the definition of citizen has still not been decided upon as yet. So I hope we have